बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतीक उस्मान ऑफिशियल चैनल के नाजरीन को एडवोकेट मलिक अतीक उस्मान का सलाम हो। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के जो क्वालिफ़िकेशन है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो पावर्स हैं यानी अख्तियारात जो हैं, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। ये तमाम सवालों के जवाब जो है आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के वसातत से मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो आइए चलते हैं इस वीडियो की तरफ और सुनते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 जो है उनके मुताबिक क्या क्या जो उनकी क्वालिफ़िकेशन बताता है, कौन सी पास बताता है और कौन सी जिम्मेदारियां बताते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि इसको जो इनका जिक्र जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की इन जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ आपको, अख्तियारात हैं, इनकी पास हैं, इनकी क्वालिफ़िकेशन है, इसको किन जो आर्टिकल हैं उनमें इनका जिक्र किया गया है। तो आर्टिकल जो 46 है, आर्टिकल 91 है, आर्टिकल 95 है और इसके अलावा आर्टिकल 97 के तहत जो है 18वीं तरमीम जो है उसमें इन तमाम बातों का जिक्र किया गया। तो अब हम तफसील से बात मज़ीद करते हैं। अगर हम बात करें कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में चूँकि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, इसलिए यहाँ पर जो वज़ीर आज़म होते हैं ये ताकत का सरचश्मा होते हैं या मंबा समझ ले आप। तमाम तर अख्तियारात जो है वज़ीर आज़म साहब के पास होते हैं। ठीक है, अब पहले तो बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। क्वालिफ़िकेशन में जो है वो आम सी चीज़ें हैं जो बताई गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है। उसमें सबसे पहले तो ये पाकिस्तान का शहरी होना ज़रूरी है वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने के लिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये है कि मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली यानी MNA जो है वो होना ज़रूरी है। इसके बाद जो है एक मुसलमान होना ज़रूरी है। उसके बाद कोई किसी किस्म की जो है सरकारी मुलाजमत में ना हो, ठीक है, सरकारी मुलाजम ना हो, ठीक है। उसके बाद जो है इसका जो है नज़रिया पाकिस्तान को जो है वो तस्लीम करने वाला हो। ये जो चंद ख़ास बातें हैं, क्वालिफ़िकेशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई हैं वो ये हैं। ठीक है, अब इसको जो सिलेक्ट किया जाता है वो सिलेक्ट किस तरह किया जाता है। MNA तो जब हो गया वोटों से, आम लोगों ने डायरेक्ट वोट दिया और MNA सिलेक्ट होके जाते हैं अब कौमी असम्बली में क्योंकि टोटल सीट्स जो हैं वो 342 है, 342 हैं। अब इसको सिलेक्ट किस तरह किया जाता है कि मुख्तलिफ पार्टियां, अगर या तो एक पार्टी जो है वो पूरी तरह से मेजोरिटी हासिल कर लेती है, सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, आधा, यानी जो अगर 342 हैं टोटल सीट्स और इसका आधा जो है उससे ज्यादा यानी 172 बनता है। अगर 171 हो तो ये आधे से कम है, 172 हो तो ये आधे से ज्यादा हो जाता है। यानी अगर 172 सीट्स अगर एक पार्टी ले गई तो वो अपना सदर आसानी से, वज़ीर आज़म जो है वो आसानी से मुंतखब कर सकती है। अगर वो ना कर सकी, ये 172 सीटें टोटल नहीं ले सकती, तो फिर ये पार्टियां क्या करती हैं, मुख्तलिफ पार्टियां जो है वो एक दूसरे से इलाहाक कर लेती हैं। ठीक है, अब जो पार्टी जो है वो अपने कैंडिडेट के लिए 172 वोट जो है वो पूरे कर लेती है तो वो अपना वज़ीर आज़म जो है वो मुंतखब करवा सकती है। अब हम बात करते हैं कि ये जनाब जो इनकी पास हैं वो क्या है। अच्छा, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो पहला इजलास होता है MNA यानी इलेक्शन के बाद जब नेशनल असम्बली का पहला इजलास होता है तो सबसे पहले जो काम किया जाता है उनमें से ही एक ही है, यानी सबसे पहले तो इलेक्ट किए जाते हैं कौमी असम्बली के स्पीकर, उसके बाद डिप्टी स्पीकर, फिर जनाब वज़ीर आज़म साहब का नंबर आता है। ठीक है, इन पे अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की पास और इलेक्शन जो होता है वो किस तरह होता है और जो उनके अख्तियारात या जिम्मेदारियां उन पर एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो अब जो है वज़ीर आज़म साहब जो है वो समझ लें आप सिलेक्ट हो गए। अब उनके पास क्या क्या पावर हैं। अच्छा, जब सिलेक्ट होने के बाद अब क्या होता है, जब वज़ीर आज़म साहब अपना हलफ लेते हैं वो सदर साहब की मौजूदगी में उनको हलफ उठाना होता है। ठीक है, और हलफ में क्या कहना होता है उसके अल्फाज भी कॉन्स्टिट्यूशन ने बता दिए कि वो उसको वहाँ पे ये ज़ाहिर करना होता है कि वो सच्चा मुसलमान है और वो आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता है, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर भी ईमान रखना ज़रूरी है। यानी कादियानी जो है वो भी यहाँ पे नहीं वज़ीर आज़म हो सकता, गैर मुस्लिम तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये भी गैर मुस्लिम में कादियानी भी आता है, क्योंकि ये अपने आप को कहते हैं तो मुसलमान ही है लेकिन है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए स्पेसिफिकली तौर पे ये इस बात का हलफ लेना होता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आखिरी नबी हैं। ठीक है, इस पर वो यकीन रखता है। वज़ीर आज़म साहब जो है इनका ऑफिस का जो टेनोर है, अगर तो इन्हें कोई ना छेड़े, असम्बलियाँ जो है वो पूरी मुद्दत पूरी करें, तो जो वज़ीर आज़म का जो होता है ऑफिस
ये 5 साल की मुद्दत पूरी करता है। इससे पहले क्या होता है, अगर वज़ीर आज़म साहब चाहें तो वो इस्तीफ़ा दे सकते हैं अपनी इस सीट से। उनका जो इस्तीफ़ा है वो अपने वज़ीर आज़म को जो है, वज़ीर आज़म साहब जो है वो अपने स्पीकर को देते हैं, ठीक है, इस्तीफ़ा दे सकते हैं, या फिर वो सदर साहब को भी अपना इस्तीफ़ा जमा करवाते हैं। उसके बाद जो क्या है कि इनको अगर एक तहरीक अदम एतमाद, जब रिसेंटली जैसे पिछली हुकूमत में हुआ था, पिछले वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब के साथ हुआ था कि उनके खिलाफ जो है तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश कर दी गई थी। तहरीक अदम एतमाद में भी ये होता है कि इसमें वज़ीर आज़म साहब को अदम एतमाद का यानी वोट, वहाँ पे वज़ीर आज़म साहब जो है वो अपने लिए एतमाद का वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं। अगर उनको एतमाद का वोट ना मिले तो वो जो है उनकी सीट ये जाती रहती है, यानी उनसे उसको हटा दिया जाता है वज़ीर आज़मशिप से, ठीक है। अब उनके पास इसके बाद आती हैं पावर में सबसे पहली पावर जो है वो ये है कि ये चीफ एडवाइज़र ऑफ प्रेसिडेंट, यानी सदर साहब के जो सबसे बड़े मुशीर का काम करते हैं वज़ीर आज़म साहब, ठीक है। अब इसके बाद काबीना की मंजूरी, वज़ीर आज़म साहब को ये अख्तियार है कि वो अपनी जो है काबीना जो है वो सिलेक्ट करें, अपने वज़ीरों को बनाएं, अपने वज़ीरों को नॉमिनेट करें, ठीक है। उसके बाद लीडर ऑफ नेशन होते हैं, ये पूरी कौम के सरबराह होते हैं। लीडर ऑफ कैबिनेट भी होते हैं, यानी कैबिनेट जो है उसका जो सबसे बड़ा लीडर होता है वो वज़ीर आज़म ही होता है। लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस से यहाँ मुराद ये है कि कौमी असम्बली जो है इसका जो लीडर है वो भी वज़ीर आज़म साहब ही होते हैं। अब जो इसके अलावा किसी अगर कोई ख़ास बंदा है उसको कोई नवाजा जाता है किसी खास किस्म के टाइटल से, किसी खास किस्म के अवार्ड से, तो वज़ीर आज़म साहब के पास ये अख्तियार है कि किसी बंदे को नॉमिनेट कर सकता है, वो किसी अवार्ड के लिए, किसी जो है टाइटल के लिए, ठीक है। अब पावर ऑफ अपॉइंटमेंट, इनके पास जो वज़ीर आज़म साहब होते हैं इनके पास मुख्तलिफ़ किस्म की ओहदों को अपॉइंट करने के लिए भी पावर्स होती हैं। मसलन इसमें डिप्लोमेट जो होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, ठीक है, सफ़ीर जो हो गए, वज़रा का जो स्टाफ होता है उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस जो हैं उनको उनकी अपॉइंटमेंट में जो है वो सदर साहब को मशवरा देते हैं, ठीक है। करते तो सदर साहब ही हैं लेकिन अप्रूवल ऑफ जो है वज़ीर आज़म साहब होते हैं, ठीक है। उसके बाद जनाब जो फाइनेंशियल पावर्स हैं, फाइनेंशियल पावर जो है यानी बजट वगैरह जो होता है इसको भी जो है सुपरविजन में वज़ीर आज़म साहब की सुपरविजन में रहकर तैयार किया जाता है। उसके बाद जो है जिम्मेदारियों में अगर देखा जाए तो पब्लिक वेलफेयर, यानी ये वज़ीर आज़म साहब की ही ये जिम्मेदारी होती है कि वो जो मुल्क है उसकी पब्लिक वेलफेयर जो है वो किस काम में है, किस जो मंशूर होता है वो तय करता है, ठीक है। उसके बाद जो फॉरेन रिलेशन है, यानी आप समझ लें कि वजारत खारजा, ठीक है, लेकिन फॉरेन रिलेशन सिर्फ वजारत खारजा के थ्रू ही नहीं बल्कि वज़ीर आज़म साहब भी खुद जो है वो ममालिक के दौरे करते हैं, ममालिक के जो सदर होते हैं या उनके वज़रा होते हैं उनसे जो है ये राब्ते में रहते हैं और उनसे अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए जो है वो कोशिश करते हैं। पावर ऑफ लेजिस्लेशन भी होती है जनाब वज़ीर आज़म साहब के पास, ये लेजिस्लेशन किसी किस्म का कानून अगर को पास करना होता है तो ये लेजिस्लेशन भी पास कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव जो है ड्यूटीज़ जो है वो भी, यानी इंतज़ामिया जो है इंतज़ाम किसी मुल्क का। फाइनेंशियल पावर जो है उनको देखा जाए तो वज़ीर आज़म साहब जो है उनके पास ये पावर मौजूद होती है कि वो कोई भी बजट जब पेश होता है तो उसको जो है वो उनकी सुपरविजन में, यानी वज़ीर आज़म साहब की सुपरविजन में ही कोई भी बजट जो है वो तैयार किया जाता है। पब्लिक वेलफेयर जो है इसका ख्याल भी वज़ीर आज़म साहब ने ही रखना होता है, ये भी एक जिम्मेदारी की शामिल है, ठीक है। उसके बाद फॉरेन रिलेशन जो है, फॉरेन रिलेशन जो अब दीगर ममालिक हैं उनसे ताल्लुकात कायम रखने जो है, ताल्लुकात को खुशगवार रखना, ये भी वज़ीर आज़म की एक जिम्मेदारी में से एक जिम्मेदारी है। उसके बाद पावर ऑफ लेजिस्लेशन, कोई भी कानून जो है उसको जब बनाया जाता है, नए सिरे से कानून साजी की जाती है तो उसमें भी वज़ीर आज़म साहब अपना किरदार अदा करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ में जो है वो ये जिम्मेदारी आती हैं कि जितने भी महकमा जात हैं उनकी सुपरविजन भी वज़ीर आज़म साहब ही करते हैं। डिफेंस ऑफ कंट्री, डिफेंस ऑफ कंट्री में वैसे तो सुप्रीम कमांडर जो हैं वो तमाम अफवाज के जो सरबराह सुप्रीम कमांडर सदर को कहा जाता है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो भी इसमें अपना किरदार अदा करते हैं। अगर कोई कौमी असम्बली को डिज़ोल्व करना है तो ये पावर्स भी, ये अख्तियार भी एक वज़ीर आज़म के पास मौजूद है। उसके बाद पावर टू टर्मिनेट मिनिस्टर, जो वज़रा वज़ीर आज़म साहब ने मुंतखब किए हैं उनको टर्मिनेट करने का अख्तियार भी एक वज़ीर आज़म के पास मौजूद है। उसके बाद किसी कौम को रिप्रेजेंट करना,
तो ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेशन का काम भी जो है वो वज़ीर आज़म साहब ही करते हैं। तो ये थी मेरी चंद जो वज़ीर आज़म के हवाले से मालूमाती वीडियो, जिसमें आपको मैंने एबिलिटी, एलिजिबिलिटी, क्वालिफ़िकेशन, पास और जो जिम्मेदारियाँ यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उनसे आगाह किया। उम्मीद है मेरी ये छोटी सी वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद और मालूमाती रही होगी। अगर इसी तरह की नई लॉ रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप देखना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली नई लॉ रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। मिलते हैं इसी तरह की नई लॉ रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।